अगर परमेश्वर भेड़ों को इतनी अच्छी तरह राह दिखाता है तो वो इंसान को भी राह दिखाएगा, उसने सोचा। और ये सोचते हुए उसने बेहतर महसूस किया। अब वो चाय उतनी कड़वी नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? उसने सुना कि कोई स्पेनिश में उससे पूछ रहा था। लड़के ने राहत की सांस ली। वो भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोच रहा था और कोई व्यक्ति प्रकट हो गया था। तुम्हें स्पेनिश कैसे आती है? उसने पूछा। यह नया आगंतुक पश्चिमी वेशभूषा पहने एक नौजवान था, लेकिन चमड़ी के रंग से वो इसी शहर का लगता था। वो करीब करीब लड़के की ही उम्र का था और उसके जितना ही लंबा था। लड़के ने उससे कहा, मुझे पिरामिडों पर जाना है। उसके मुंह से खजाने वाली बात निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने उस बारे में न बोलना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि अगर मैं इस अरबी को ये बात बता दूंगा तो हो सकता है ये मुझे वहां पहुंचाने के बदले मुझसे उस खजाने का एक हिस्सा मांगने लगे। उसे बूढ़े की कही वो बात याद आई, ऐसी चीज देने का वादा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वहां ले चलो। गाइड के रूप में तुम्हारी इस मदद के बदले मैं तुम्हें तुम्हारा मेहनताना देने को तैयार हूं। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वहां कैसे जाना होता है? उस नवागंतुक ने पूछा। लड़के ने ध्यान दिया कि बार का मालिक पास ही खड़ा हुआ था और बड़े ध्यान से उनकी बातचीत सुन रहा था। उस आदमी की मौजूदगी से उसे असहजता महसूस हुई, लेकिन अब जबकि उसे गाइड मिल गया था, वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें सहारा का पूरा रेगिस्तान पार करना होगा, नौजवान ने कहा, और इसके लिए तुम्हें पैसे की जरूरत होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है? लड़के को यह सवाल विचित्र सा लगा, लेकिन लड़के को बूढ़े की कही बात पर भरोसा था, जिसने कहा था कि जब तुम वाकई कुछ चाहते हो तो पूरा संसार हमेशा एकजुट होकर तुम्हारे पक्ष में योजना बनाने लगता है। उसने अपने बटुए से पैसा निकाला और नौजवान को दिखाया। बार का मालिक भी पास आकर देखने लगा। उन दोनों आदमियों ने आपस में अरबी में कुछ कहा, जिससे बार का मालिक कुछ चिढ़ा हुआ सा दिखाई दिया। हम यहां से बाहर चलते हैं, नवागंतुक ने कहा। वो चाहता है हम जाएं। लड़के ने राहत की सांस ली। वो बिल का भुगतान करने खड़ा हुआ, लेकिन बार मालिक ने उसे पकड़ लिया और नाराज होता हुआ उस पर बरस पड़ा। लड़का हट्टा कट्टा था और वो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर यह सोचकर उसने इरादा बदल दिया कि वो एक पराये मुल्क में था। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे धकेल दिया और लड़के का हाथ खींचता हुआ उसे बाहर ले आया। वो तुम्हारा पैसा हड़पना चाहता था, उसने कहा। टेंजियर अफ्रीका की बाकी जगहों जैसा नहीं है। ये बंदरगाह है और हर बंदरगाह के अपने चोर होते हैं। लड़के के मन में अपने इस नए दोस्त पर भरोसा जागा। उसने एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में उसकी मदद की थी। उसने अपने पैसे निकाले और उनको गिना। हम कल तक पिरामिडों पर पहुंच सकते हैं, नौजवान ने पैसे लेते हुए कहा, लेकिन इसके पहले मुझे 2 ऊंट खरीदने होंगे। वे टेंजियर की संकरी गलियों में चल पड़े। हर कहीं तरह तरह के सामान की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं। वे एक विशाल चौक के बीच पहुंचे जहां बाजार लगा हुआ था। वहां हजारों की तादाद में लोग आपस में बहस कर रहे थे, सामान खरीद और बेच रहे थे। चाकू छुरों के बीच सब्जियां बिक रही थीं। तंबाकू के साथ साथ बेचे जाने के लिए कालीन प्रदर्शित थे। लेकिन लड़का पूरे समय अपनी आंखें अपने नए दोस्त पर जमाए हुए था। आखिरकार उसका सारा पैसा उसी के पास था। पहले तो उसके मन में आया था कि उससे पैसा वापस मांग ले, लेकिन फिर उसे लगा कि यह दोस्ताना रवैया नहीं होगा। उसे उस पराये मुल्क के दस्तूरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ उस पर निगाह रखूंगा, उसने मन ही मन कहा। वो जानता था कि वो अपने इस दोस्त से कहीं ज्यादा मजबूत है। अचानक इस सारी उधेड़ बुन के बीच उसे एक ऐसी बेहद खूबसूरत तलवार दिखाई दी
जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। उसकी म्यान पर चांदी की पच्ची कारी थी और उसकी मूठ काली थी तथा उस पर बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। लड़के ने मन ही मन तय किया कि मिस्र से लौटने के बाद यह तलवार खरीद लेगा। जरा उस दुकानदार से पूछो कि वो तलवार कितने की है, उसने अपने दोस्त से कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि तलवार देखने के चक्कर में उसका ध्यान कुछ क्षणों के लिए भटक गया था। उसका दिल अंदर धंस गया, जैसे उसकी छाती ने उसे सहसा जोर से दबा दिया हो। वो निगाहें दौड़ाकर देखने से डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसका नतीजा क्या होगा। वो कुछ देर और उस खूबसूरत तलवार को देखता रहा, तब जाकर वो गर्दन घुमाने की हिम्मत जुटा पाया। उसके चारों तरफ बाजार था, लोग आ जा रहे थे, आवाजें लगा रहे थे और खरीदारी कर रहे थे, और वातावरण में खाने की चीजों की अजीबोगरीब गंध फैली हुई थी। लेकिन उसे अपना वो नया साथी कहीं दिखाई नहीं दिया। लड़का खुद को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसका दोस्त संयोगवश उससे जुदा हो गया है। उसने तय किया कि वो वहीं रुककर उसका इंतजार करेगा। सूरज भी विदा ले रहा था। लड़के की निगाहें कुछ देर डूबते सूरज की राह की पीछा करती रहीं। आखिर वो चौक को घिरते सफेद मकानों के पीछे ओझल हो गया। उसने याद किया कि सुबह जब ये सूरज उगा था तब वो एक दूसरे महाद्वीप पर था। 60 भेड़ों को हाँकता एक चरवाहा था और एक लड़की से मिलने जाने का इंतजार कर रहा था। उस सुबह जाने पहचाने मैदानों से गुजरते हुए उसे उस एक एक घटना के बारे में पता था जो उसके साथ होने वाली थी। लेकिन अब जब सूरज डूबने को था, वो एक बिल्कुल अलग मुल्क में था। एक अजनबी मुल्क के बीच एक अजनबी, जहां की जबान तक वो नहीं बोल सकता था। अब वो गड़रिया नहीं रह गया था और अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। पैसा भी नहीं था कि वो वापस लौट सकता और सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकता। ये सब कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच घटित हो गया था। लड़के ने सोचा। उसे खुद पर दया आ रही थी और वो अपनी जिंदगी के इस तरह अचानक और जबरदस्त ढंग से उलट पुलट हो जाने को लेकर मन ही मन विलाप कर रहा था। उसे इस कदर शर्म आ रही थी कि उसका मन रोने को कर रहा था। वो कभी अपनी भीड़ों तक के सामने नहीं रोया था, लेकिन बाजार सूना पड़ा था और वो घर से बहुत दूर था, इसलिए वो रोने लगा। वो रो रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ नाइंसाफी की थी, और वो ये सोचकर रो रहा था कि अपने सपनों में विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर इस तरह का फल देता है। जब मेरे पास मेरी भेड़ें थीं तब मैं सुखी था और अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाता था। लोग मुझे करीब आता देख मेरा स्वागत करते थे, उसने सोचा। लेकिन अब मैं दुखी हूं और अकेला हूं। अब मैं दूसरों के प्रति कड़वाहट और अविश्वास से भर जाने वाला हूं, क्योंकि एक इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं उन लोगों से नफरत करने लगूंगा जिनको उनके खजाने मिल गए होंगे, क्योंकि मुझे मेरा खजाना कभी नहीं मिलेगा। अब जो भी कुछ थोड़ा सा मेरे पास बचा है, मुझे उसी से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना तुच्छ हूं कि दुनिया को जीत पाना मेरे बूते की बात नहीं है। उसने इस उम्मीद से अपना थैला खोलकर देखा कि शायद उसमें कुछ बचा हो सकता है उसमें उस सैंडविच का ही कोई टुकड़ा बचा हो जो उसने जहाज पर खाया था। लेकिन उसमें उस भारी भरकम पुस्तक, उसकी जैकेट और उन 2 रत्नों के अलावा जो उसे बूढ़े ने दिए थे और कुछ भी नहीं था। जब उसने उन रत्नों को देखा तो उसे किसी वजह से राहत महसूस हुई। उसने उसकी 6 भेड़ों के बदले उसे वे 2 रत्न अपने सोने के कवच से निकाल कर दिए थे। वो उन रत्नों को बेचकर वापसी का टिकट खरीद सकता है, लेकिन इस बार मैं अक्ल से काम लूंगा, लड़के ने सोचा, और उन रत्नों को थैले से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। ये बंदरगाह का नगर था और उसके दोस्त ने उससे जो एकमात्र सच्ची बात कही थी वो ये थी कि बंदरगाहों के नगर चोरों से भरे होते हैं। अब उसे समझ में आया कि बार का मालिक इतना झल्लाया हुआ
क्यों था? वो मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी वैसा ही हूं जैसा हर कोई है। मैं दुनिया को उस रूप में देखता हूं जिस रूप में उसे होते हुए देखना चाहता हूं, उस रूप में नहीं जैसी वो वास्तव में है। उसने उन रत्नों पर हल्के से हाथ फेरते हुए उनके ताप और उनकी सतहों के स्पर्श को महसूस किया। वे उसका खजाना थे। उनको हाथ में लेने मात्र से वो बेहतर महसूस कर रहा था। वे उसे बूढ़े की याद दिला रहे थे। जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो सारा संसार उस चीज को हासिल करने में तुम्हारी मदद की योजना बनाने लगता है, उसने कहा था। लड़का उस बात की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था जो बूढ़े ने कही थी। वो सूने बाजार में खड़ा था। उसके पास एक ढेला भी नहीं था जिसे वो अपना कह सकता, और ना ही एक भी भीड़ थी जिसकी उसे रात में रखवाली करनी पड़ती। लेकिन वे रत्न इस बात का सबूत थे कि वो एक राजा से मिला था, राजा जो लड़के के अतीत के बारे में जानता था। इन्हें यूरिम और थुम्मिम कहा जाता है और ये भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़के ने रत्नों को वापस थैले में डाला और एक आजमाइश करने का फैसला किया। बूढ़े ने कहा था कि तुम्हारे सवाल एकदम स्पष्ट होने चाहिए, और इसके लिए लड़के को यह जानना जरूरी था कि वो क्या जानना चाहता था। इसलिए उसने पूछा, क्या बूढ़े का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है? उसने एक रत्न निकाला। वो हाँ था। क्या मुझे अपना खजाना मिलेगा? उसने पूछा। वो थैले में हाथ डालकर किसी एक रत्न को टटोलने लगा। उसके वैसा करने पर दोनों रत्न थैले के एक छेद से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गए। लड़के ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि थैले में कोई छेद भी था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया ताकि उनको उठाकर वापस थैले में डाल सकता। लेकिन उनको जमीन पर पड़े देखकर उसे एक और बात याद हो आई। भविष्य सूचक संकेतों को पहचानना सीखो और उनका अनुसरण करो, बूढ़े राजा ने कहा था। एक भविष्य सूचक संकेत। लड़का मन ही मन मुस्कुराया। उसने दोनों रत्नों को उठाया और वापस थैले में डाल दिया। उसने छेद को बंद करने के बारे में नहीं सोचा। वे रत्न जब चाहे छेद से बाहर निकलकर गिर सकते थे। वो जानता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अपनी नियति से भागने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैंने वादा किया था कि अपने फैसले मैं खुद ही लूंगा, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उन रत्नों ने उसे बता दिया था कि वो बूढ़ा अभी भी उसके साथ है, और इससे उसने और भी आत्मविश्वास महसूस किया। उसने एक बार फिर खाली चौक को चारों ओर निगाहें घुमाकर देखा। इस बार उसे पहले की तुलना में कम निराशा महसूस हुई। ये जगह अजनबी नहीं थी, ये नई जगह थी। आखिरकार वो हमेशा से यही तो चाहता रहा था, नई जगहों के बारे में जानना। यहां तक कि अगर वो पिरामिडों तक भी कभी न पहुंच पाए तो भी वो इतनी दूर तक का सफर तय कर चुका था जितना उसकी जानकारी में किसी भी गडरिये ने नहीं किया था। काश कि उन्हें मालूम होता कि जहां वे हैं वहां से जहाज से मात्र 2 घंटे की दूरी पर चीजें कितनी अलग हैं, उसने सोचा। हालांकि उसकी ये नई दुनिया फिलहाल एक सूना बाजार थी, लेकिन वो उसे उस वक्त देख चुका था जब वो जीवन की चहल पहल से भरी पूरी थी, और उसे कभी नहीं भूल पाएगा। उसने उस तलवार को याद किया। उसके बारे में सोचते हुए थोड़ी तकलीफ पहुंची, लेकिन यह भी सच था कि उसने वैसी तलवार उसके पहले नहीं देखी थी। इन तमाम बातों के बारे में सोचते हुए उसे समझ में आया कि उसे इन 2 चीजों के बीच चुनाव करना होगा कि वो खुद को एक चोर का दयनीय शिकार समझे या अपने खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्री समझे। मैं खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्री हूं, उसने खुद से कहा। उसे किसी ने झकझोर कर जगा दिया। वो बीच बाजार में सो गया था और अब चौक का जीवन फिर से शुरू होने को था। उसने चारों ओर देखते हुए अपनी भीड़ों को खोजा और फिर उसे एहसास हुआ कि वो एक नई दुनिया में है। लेकिन वो उदास होने की बजाय खुश था
अब उसको भेड़ों के लिए चारे और पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसकी बजाय वो अब अपने खजाने की खोज पर निकल सकता था। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर आस्था थी। पिछली रात उसने फैसला किया था कि वो वैसा ही साहसिक यात्री बनेगा जैसे यात्रियों के बारे में वो पुस्तकों में पढ़कर उनकी सराहना करता रहा था। वो धीरे धीरे बाजार से होकर गुजरने लगा। दुकानदार अपनी दुकानें जमा रहे थे और लड़के ने एक कैंडी विक्रेता की दुकान सजाने में मदद की। कैंडी विक्रेता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो खुश था। वो अपनी जिंदगी के बारे में जानता था और एक और दिन का काम शुरू करने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी मुस्कुराहट ने लड़के को बूढ़े की याद दिला दी, वो रहस्यमय बूढ़ा राजा जिससे वो मिला था। ये कैंडी विक्रेता इसलिए कैंडी नहीं बना रहा है कि बाद में वो यात्राएं करेगा या किसी दुकानदार की बेटी से विवाह करेगा। वो इसलिए कैंडी बनाता है क्योंकि वो कैंडी बनाना चाहता है। लड़के ने सोचा। उसे लगा कि वो वही कर सकता है जो बूढ़े ने किया था। इस बात को महसूस करना कि व्यक्ति अपने गंतव्य के नजदीक है या उससे दूर, महज उनकी ओर देखते हुए। ये कितना आसान है, तब भी मैंने ये पहले कभी नहीं किया, उसने सोचा। जब दुकान जम गई तो कैंडी विक्रेता ने उस दिन तैयार की गई पहली कैंडी लड़के को भेंट की। लड़के ने उसका शुक्रिया अदा किया, कैंडी खाई और वहां से चला गया। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे एहसास हुआ कि जब वे दुकान जमा रहे थे तो उनमें से एक अरबी और दूसरा स्पेनिश बोल रहा था और वे एक दूसरे की बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। इसका मतलब है कि कोई ऐसी भाषा निश्चय ही है जो शब्दों पर निर्भर नहीं करती। लड़के ने सोचा, ये चीज मैं अपनी भेड़ों के साथ पहले ही अनुभव कर चुका हूं और अब यही चीज लोगों के मामले में भी हो रही है। वो ढेरों नई चीजें सीख रहा था। उनमें से कुछ चीजें ऐसी थीं जिनको वो पहले भी अनुभव कर चुका था और वे वास्तव में नई नहीं थीं, लेकिन उसने पहले उनको उस तरह समझा नहीं था और उनको इसलिए नहीं समझा था क्योंकि उसको उनकी आदत पड़ चुकी थी। उसे एहसास हुआ, अगर मैं बिना शब्दों वाली इस भाषा को समझना सीख लेता हूं तो मैं दुनिया को समझना सीख सकता हूं। उसने तनाव मुक्त होकर और बिना हड़बड़ी के टेंजियर की संकरी गलियों में चलने का निश्चय कर लिया। सिर्फ रास्ते में ही वो भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ पाएगा। वो जानता था कि इसके लिए बहुत अधिक धीरज की जरूरत होगी, लेकिन गडरिये धीरज से काफी परिचित होते हैं। उसने एक बार फिर देखा कि उस पराये मुल्क में वो उन्हीं सीखों से काम ले रहा था जो उसने अपनी भेड़ों से सीखी थीं। सब बातें एक जैसी ही हैं, बूढ़े ने कहा था। क्रिस्टल का सामान बेचने वाला दुकानदार दिन होते ही जाग गया और उसने वैसी ही बेचैनी महसूस की जैसी वो हर सुबह महसूस करता था। वो 30 सालों से एक ही जगह पर अटका हुआ था। उसकी दुकान एक पहाड़ी रास्ते की चोटी पर थी जहां से बहुत थोड़े से ग्राहक गुजरते थे। अब इतनी देर हो चुकी थी कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। उसने केवल एक ही चीज सीखी हुई थी और वो थी क्रिस्टल के बर्तनों को खरीदना और बेचना। एक समय था जब बहुत से लोग उसकी दुकान के बारे में जानते थे। अरब के सौदागर, फ्रांसीसी और अंग्रेज भूगर्भ शास्त्री, जर्मन सैनिक जो हमेशा दौलतमंद हुआ करते थे। उन दिनों में स्फटिक बेचना अद्भुत काम हुआ करता था और वो सोचा करता था कि वो अमीर बन जाएगा और जब बूढ़ा होगा तो उसके साथ खूबसूरत औरतें हुआ करेंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टेंजियर बदलता गया। पास का नगर सेउटा टेंजियर से ज्यादा तेजी से तरक्की करता गया था और उसके कारोबार में गिरावट आती गई थी। पड़ोस के लोग यहाँ वहाँ चले गए थे और पहाड़ी पर थोड़ी सी छोटी मोटी दुकानें ही बची रह गई थीं और कोई नहीं था जो उन मुट्ठी भर दुकानों में सामान की छानबीन करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ता। लेकिन स्फटिक के दुकानदार के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने स्फटिक का सामान खरीदते बेचते हुए
अपने जीवन के 30 साल गुजार दिए थे और अब इतनी देर हो चुकी थी कि और कोई धंधा करना मुमकिन नहीं था। सड़क पर गाहे बगाहे लोगों का आना जाना देखते हुए उसने पूरी सुबह गुजार दी। वो वर्षों से यही करता आया था और हर आने जाने वाले के कार्यक्रम से परिचित था। लेकिन दोपहर के भोजन का वक्त होने से ठीक पहले वो लड़का दुकान के सामने आकर रुका। उसने कपड़े तो सामान्य ढंग के ही पहन रखे थे, लेकिन स्फटिक के दुकानदार की अनुभवी निगाहें देख सकती थीं कि लड़के के पास खरीदारी करने के लिए पैसा नहीं था। तब भी दुकानदार ने लड़के के चले जाने तक अपना दोपहर का भोजन मुलतवी रखने का फैसला किया। दुकान के दरवाजे पर लटकती तख्ती में कहा गया था कि दुकान में कई ज़बानें बोली जाती हैं। लड़के को काउंटर पर एक आदमी नजर आया। अगर आप चाहें तो मैं शो केस में रखे शीशे के बर्तनों को साफ कर सकता हूं, लड़के ने कहा। उनकी हालत देखकर उनको कोई नहीं खरीदेगा। आदमी बिना कोई जवाब दिए उसकी ओर देखता रहा। बदले में आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। आदमी ने तब भी कुछ नहीं कहा। लड़के को लगा कि उसे ही कोई ना कोई फैसला लेना होगा। उसके थैले में उसकी जैकेट थी। रेगिस्तान में निश्चय ही उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। उसने जैकेट निकालकर शीशों को साफ करना शुरू कर दिया। आधा घंटे में उसने शोकेस में रखे सारे बर्तन साफ कर दिए और जिस दौरान वो इस काम में लगा हुआ था, उसी बीच 2 ग्राहक दुकान में आकर कुछ सामान खरीद ले गए। जब उसने सफाई का काम निपटा दिया तो उसने उस आदमी से खाने के लिए कुछ मांगा। आओ हम कुछ खाते हैं, दुकानदार ने कहा। उसने दरवाजे पर भोजनावकाश की सूचना पट्टी लटकाई और वे पास के एक छोटे से कैफे में चले गए।